हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। इसमें मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। ये रियल्टी सेक्टर की कंपनी है और इसको अगर मार्केट कैप से शॉर्ट करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट रियल्टी कंपनी है इंडिया में, डीएलएफ और लोधा डेवलपर्स के बाद। इसका चार्ट अगर देखें तो ये अभी अपने 2 साल पुराने प्राइस पर ही ट्रेड हो रहा है। लगभग जो प्राइस इसका 15 जनवरी 2024 2 साल पहले था, वो आज भी इसका सेम प्राइस पर ही ट्रेड हो रहा है। 2 साल का इसमें टाइम करेक्शन हो चुका है और स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% के आसपास दूर है। बट मेरा इसका टारगेट इसका ऑल टाइम हाई नहीं बल्कि करंट प्राइस से लगभग 100% का रिटर्न में देखता हूँ, यहाँ से लगभग 3000 के आसपास तक का। तो कंपनी का पहले बिजनेस समझते हैं और क्यों मैंने इसको बाकी सारी रियल्टी कंपनीज में से इसको पिक किया। आई फाउंड दिस कंपनी टू बी दी बेस्ट अमंग ऑल राइट नाउ। डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आके अगर करंट रिजल्ट देखते हैं, अभी करंट पीपीटी और करंट कॉन कॉल, ये मैंने कॉन कॉल ओपन करी और यहाँ पे पीपीटी और क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे हैं। अभी तक इस क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट सेल्स पोस्ट करी है और नेट प्रॉफिट तो हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हमेशा 35 प्लस रहता था वो सडनली कम हो गया है 22%। तो क्यों हुआ है कम वो भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कंपनी की पीपीटी ओपन करें, पीपीटी के लिए फिर से डॉक्यूमेंट सेक्शन में आके अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी हुई है और इसका लिंक यहाँ पे है। तो यहाँ से हमारी सबसे लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर 3, कंपनी का ओवरव्यू देख लो सबसे पहले। तो अगर एक क्लियर बात मैं बोलूँ, जब भी हम किसी भी कंपनी को, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनी हो और कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हैं, तो हमें सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं देखना, फंडामेंटल नंबर नहीं देखना, हमें बिजनेस की डेप्थ समझनी होती है। प्रेस्टीज का केस स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये कोई नया रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है। ये कंपनी 39 ईयर्स पुरानी है। इसका कोई 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि 4 डिकेड का एग्जीक्यूशन और एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। वो भी एक ऐसे सेक्टर में, रियल एस्टेट में, जहाँ पे काफी जो टफ सेक्टर माना जाता है और बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स भी सरवाइव नहीं करते। वहाँ पे इतने लंबे समय से टिक पाना ही एक क्वालिटी सिग्नल शो करता है। उसके अगर नीचे देखें तो 13 सिटीज में इसकी प्रेजेंस है। ये लाइन भी बहुत लोग फास्ट रीड करके निकल जाते हैं, लेकिन ध्यान से समझो इसका रियल मतलब क्या है। ये सिर्फ एक सिटी डिपेंडेंट डेवलपर नहीं है। 13 सिटीज में प्रेजेंस होने का मतलब है, अगर इनका बेंगलोर मार्केट स्लो हो जाए तो हैदराबाद और मुंबई सपोर्ट करते हैं। अगर मुंबई में किसी कारण से अप्रूवल्स डिले हो जाएं तो एनसीआर रीजन की सेल पुश करेगी। तो जितना ज़्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है रियल एस्टेट में, वो रिस्क को कंट्रोल करता है, क्योंकि रियल्टी सेक्टर काफ़ी रिस्की माना जाता है। तो इतनी ज़्यादा सिटीज़ में प्रेजेंस दिखाता है कि कंपनी काफ़ी प्लान्ड तरीके से स्प्रेड कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर कंपनी का बिजनेस सेगमेंट समझें तो रेजिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, मतलब कंपनी सिर्फ फ्लैट बेचने वाली या फिर होम अपार्टमेंट्स बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये मिक्स्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है जिसने काफ़ी अलग अलग इनकम इंजन चला रखे हैं। रेजिडेंशियल में तो ये फ्लैट सेल करके अर्न करती है, बट कॉमर्शियल में ऑफिस स्पेसेस, कैंपसेस, कॉर्पोरेट ऑफिस, आईटी पार्क, वेयर हाउसेज, ये सब लीज पे देती है और रेंटल इनकम कमाती है। सिमिलरली कंपनी मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस, फूड एंड बीवरेज आउटलेट्स, लग्जरी रिटेल, ये सब भी ओन करती है, जिससे ये मंथली रेंटल इनकम कमाते हैं। और हाई एंड लग्जरी होटल और कन्वेंशन सेंटर भी ऑपरेट करती है, जिनसे कंपनी रेगुलर रेंट कमाती है। तो ये बाकी कंपनी की तरह सिर्फ बिल्डर कंपनी नहीं है, इसलिए प्रेस्टीज को सिर्फ रेजिडेंशियल डेवलपर समझना अंडर एस्टिमेशन होगा। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मैनेजमेंट डेलिबरेटली मल्टीपल सेगमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है। ये स्ट्रेटेजी तब आती है जब कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों चाहिए होती है, क्योंकि रियल्टी सेक्टर कहीं ना कहीं सिक्लिकल होता है। अगर थोड़ी सी भी स्लो डाउन आ गई तो हो सकता है नए हाउसेज खरीदना लोग थोड़ा डिले या फिर थोड़े टाइम के लिए बंद कर दें, तो वहीं पे जो इनकी रेंटल इनकम है, जो बाकी चीजों से आती है, वो कहीं ना कहीं सिक्लिकलिटी को कम करने की कोशिश करता है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट काफी मैच्योर कैपिटल एलोकेशन थिंकिंग कर रही है। तो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं ऐसी कंपनीज में, कंपनी में स्क्रीनर खोला, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करी, सेल्स देखा, प्रॉफिट देखा, बस जजमेंट बना दिया। लेकिन यहाँ वो गलती करते हैं। प्रेस्टीज का एक तो मॉडल मिक्स्ड है, कुछ पार्ट ट्रेडिंग जैसा है, मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किए, फ्लैट सेल किया, पैसा आया और वहां से निकल गए। लेकिन कुछ पार्ट एनओटी इनकम है, जहाँ पे ये लोग एसेट बनाते हैं, फिर रेंट आता है और हर साल रिकरिंग कैश फ्लो आता है उस रेंट से। तो ये कॉम्बिनेशन जो है रेंटल इनकम का, इसको मार्केट ज्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी सिर्फ फ्लैट्स बेचती है तो उसकी जो
क्वार्टरली इनकम होगी वो काफी अप एंड डाउन होगी, लंपी होगी। यहाँ पे भी हमें सेम देखने को मिल रहा है, कहीं पे 910 करोड़ का प्रॉफिट, कहीं पे 32 करोड़ का प्रॉफिट। एक साल बम्पर, एक साल स्लो। लेकिन अगर ऑफिस रेंट और मॉल रेंट वगैरह आता रहता है तो बेस इनकम थोड़ी स्टेबल रहती है, साइकिल का इम्पैक्ट कम होता है। और ये स्ट्रक्चर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और आगे अगर हम कंपनी की पीपीटी में जाएं, नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड को अगर हम ध्यान से देखें तो रिकॉर्डेड सेल्स ऑफ 22,327 करोड़, क्योंकि ये फिगर मिलियन में है तो 22,327 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि 122% ईयर ऑन ईयर पे इंक्रीज है, मार्किंग दी हाईएस्ट सेल्स एवर अचीव्ड एंड सरपासिंग प्रेस्टीज प्रीवियस फुल ईयर पीक सेल्स ऑल विद इन जस्ट 9 मंथ। तो ये 9th मंथ की सेल्स है, नॉर्मल ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। ये काफी स्केलेबल जंप है, क्योंकि कंपनी बोल रही है आज तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट सेल्स है और 9 मंथ्स में इतनी सेल्स आ गई जितनी आज तक फुल ईयर किसी भी पूरे ईयर में उतनी सेल्स नहीं आई। तो जब कोई कंपनी अपना फुल ईयर का रिकॉर्ड सिर्फ 9 मंथ्स में क्रॉस कर रही है तो ये दिखाता है कि इस सेक्टर में डिमांड और कंपनी की एग्जीक्यूशन और लॉन्च टाइमिंग, काफी सारी चीजें एक साथ अच्छी चल रही हैं, कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर हम कलेक्शंस देखें, क्योंकि सिर्फ सेल्स देख के एक्साइटेड नहीं होना है। यहाँ पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या पूछेगा, सेल्स तो हुई लेकिन पैसा आया क्या? तो नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कलेक्शन फॉर 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 रीच 13,283 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर 49% इंक्रीज है। कंपनी ने हाईएस्ट कलेक्शन किया है सेम 9 मंथ में, पिछले सारे फुल फाइनेंशियल ईयर का एक्सीड करके। तो रियल इस्टेट में कई बार बुकिंग्स दिखाना इजी होता है। कुछ रियल्टी कंपनी हो सकता है बुकिंग्स दिखा के, लॉन्च दिखा के, प्री सेल्स दिखा के नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन कलेक्शंस फेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलेक्शन वो है जो कस्टमर ने पैसा दिया, और कैश फ्लो झूठ नहीं बोलता। कलेक्शन जब रिकॉर्ड हाई पे हो तो साफ साफ पता चल रहा है कि डिमांड काफी रियल है। इसीलिए सेल्स और कलेक्शन दोनों एक साथ आना हाईएस्ट, ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। सिर्फ और सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आ रही बल्कि कलेक्शंस भी हो रहा है। उसके नीचे कंप्लीटेड 3 फेसेस ऑफ द प्रेस्टीज सिटी सरजापुर प्रेस्टीज फ्लैगशिप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट फीचरिंग 3316 यूनिट स्पैनिंग 5.2 मिलियन स्क्वायर फीट। तो ये उनका जो एक टाउनशिप फॉर्मेट प्रोजेक्ट है, जिसमें कंपनी रियल इस्टेट कंपनीज पूरी एक टाउनशिप टाइप सोसाइटी बनाती है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके 3 फेज कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि एग्जीक्यूशन काफी विजिबल है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाएं तो यहाँ पर सारे नंबर्स दिए हुए हैं, टोटल कितना एरिया सोल्ड किया है, टोटल यूनिट कितनी सोल्ड करी है, और एवरेज रियलाइजेशन कॉस्ट कितना है पर स्क्वायर फीट। सारे नंबर हम इंक्रीज पे देख सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। सेल्स, कलेक्शन, एरिया सोल्ड, यूनिट सोल्ड, एवरेज रियलाइजेशन रेट सब अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। ये सारे पॉजिटिव साइन है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एवरेज रियलाइजेशन रेट पर स्क्वायर फीट, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है जिसपे कंपनी यूनिट्स बेच रही है। ये नंबर दिखाता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, क्योंकि कंपनी ने 6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ये हाउसेज अपार्टमेंट सेल कर रही है उसका रेट बढ़ाया है, और वो मार्केट में एब्जॉर्ब भी हुआ है। मतलब कंपनी सक्सेसफुली प्राइस इंक्रीज पुश कर पाई मार्केट में। ये दिखाता है कि कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ और प्रोडक्ट काफी हाई लेवल पे है। और यहाँ पे जो प्लॉट्स का इंक्रीज दिखा है 31% का, ये दिखाता है कि प्लॉट्स का डिमांड करंट साइकिल में स्ट्रॉन्ग चल रहा है और कंपनी उसको अच्छे से कैप्चर कर रही है, क्योंकि प्लॉट प्रोजेक्ट जनरली फास्टर कैश साइकिल होते हैं। बेसिकली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैश फ्लोज पर आता है, ये भी पॉजिटिव है। तो कंपनी प्राइस बढ़ा पा रही है। और अगर एक चीज इसके बाद हम इनकी कॉन कॉल में देखें तो यहाँ पे जो इन्होंने 6% रेट बढ़ा के बेचे हैं, तो मैनेजमेंट बोल रही है बट एज ऑफ नाउ एट द लेवल दैट वी रीच्ड आई थिंक वी अकॉर्डिंग टू मी मोर और लेस बिग आउट वी शुड नॉट अलाउ प्राइसेस टू राइज मोर देन दिस। मतलब यहाँ पे कंपनी साफ साफ बोल रही है इससे ज्यादा और प्राइस को और पुश करना मुश्किल है। मतलब इनपुट साइड से प्रेशर है, लेकिन ये ग्राउंडेड कमेंट्री कर रहे हैं, बेसिकली कोई हाइप नहीं बना रहे। मैनेजमेंट खुद प्राइस पीक के सिग्नल्स दे रही है, तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितनी क्रेडिबल है। कोई और प्रोमिस और हाइप बनाए बिना इन्वेस्टर्स को बैलेंस्ड सिग्नल दे रहे हैं। साफ साफ दिखाता है कि काफी मैच्योर मैनेजमेंट है, और ये पॉइंट मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव लगा इनका। उसके बाद आगे की स्लाइड अगर ओपन करें तो यहाँ पर रेवेन्यू के नंबर्स दिए हुए हैं, जो कि हमने देखा
उसमें काफ़ी अच्छा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। ये सारी चीज़ें तो बड़ी हैं, बट जैसा कि हमने देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इससे पहले के मार्जिन कंपनी के काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की अगर कौन कॉल पे जाएं इसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि द मार्जिन रिडक्शन वॉज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। इफ यू सी लास्ट क्वार्टर वी हैड अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर द मार्जिन वॉज स्लाइटली हायर। इन द करंट क्वार्टर देयर वर अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर द मार्जिन वर्स इन द सिंगल डिजिट। तो इस क्वार्टर में जो इनके एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हुए हैं उनका मार्जिन कम था। और कम क्यों था? क्योंकि उसमें एक प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हुआ प्रेस्टीज सिएस्ता के नाम से, जहां पर इन्होंने एक NCLT टेक ओवर किया था प्रोजेक्ट, जहां फ्लैट्स पुराने रेट्स पर बेचे गए थे। और क्योंकि ये लीगेसी स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट था जो टेक ओवर हुआ था, इसलिए रेट्स पुराने थे, बट इनको बनाने में तो कॉस्ट आज की आई, तो नेचुरली फिर मार्जिन इनके कम हुए। तो सिंपली ओल्ड प्राइस पे सेल लॉक्ड थी पहले से, और आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो कि हाई है उसकी वजह से इनका ओवरऑल प्रॉफिट कम हुआ। तो सिंपली यहाँ पे मार्जिन कम होने के रीज़न इन्होंने बताए हैं इस क्वार्टर में। तो एक क्वार्टर में मार्जिन डिप का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम आ गई। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे में पैनिक रिएक्शन देके सेल भी कर देते हैं। इसके बाद पीपीटी में अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाए, यहाँ पे सिंपली रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। उसके आगे अगर हम जाके देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ये मिलियंस में है, यानी कि 61,921 करोड़ का अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू। जो इसको अगर सिंपली लैंग्वेज में समझें, इसका मतलब है कि कंपनी ऑलरेडी इतने फ्लैट्स बेच चुकी है, प्री सेल्स यानी बुकिंग्स हो चुकी हैं, कस्टमर्स ने कमिटमेंट दे दिया है। लेकिन अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से जब तक कंस्ट्रक्शन एक सर्टेन लेवल स्टेज तक क्रॉस नहीं होती, तो पूरा रेवेन्यू अकाउंटिंग में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। तो अकाउंटिंग एंट्री इनकी बाद में होगी। रेवेन्यू का पाइपलाइन लॉक्ड है, रिकॉग्नाइजेशन हमारे पास बाद में आएगा। तो इसको अगर एग्जांपल से समझे, सपोज करो आपने आज 1 करोड़ का फ्लैट बुक किया, तो बिल्डर को फुल रेवेन्यू आज शो नहीं होगा, क्योंकि उनको ये परमिशन नहीं होती रेवेन्यू आज दिखाने के लिए। वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू को, और उसी को अपनी यहाँ पर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएंगे। इसमें रियल्टी कंपनीज में बेसिकली परसेंटेज कंप्लीशन अकाउंटिंग होती है, तो ये काफ़ी कोर मैट्रिक होता है रियल्टी कंपनीज में। और इन्होंने यहाँ पे इसका पूरा ब्रेकअप सिटी वाइज भी दिखाया हुआ है। मेजर चंक बेंगलुरु और मुंबई सिटी से है, बाकी कुछ चेन्नई, हैदराबाद, NCR और कोची में भी है। कोची और चेन्नई में काफ़ी कम है, बट बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, NCR इन 4 में है इनका काफ़ी। तो मल्टीपल सिटीज़ मतलब कंसंट्रेशन रिस्क कम। इसके बाद अगर फिर से कौन कॉल में देखें इनकी, तो ये सारा रेवेन्यू तो इनका फ्लैट सेल करके आएगा। रेंटल इनकम से कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ एन्युटी, तो मैनेजमेंट बोल रही है, जो कि इनकी स्लाइड में भी दिखाया है, रेजिडेंशियल के बाद कॉमर्शियल सेगमेंट में जहाँ से ये रेंटल इनकम कमाते हैं, यहाँ पे उसके नंबर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 अभी जो मार्च क्वार्टर के बाद कॉमर्शियल सेगमेंट से इनकी जो रेंटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 828 करोड़। और आने वाले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम लगभग 3980 यानी कि लगभग 4000 करोड़ से सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम कमाने का टारगेट है, जो कि 26 से 30 में 48% की CAGR ग्रोथ है। उसके नीचे अगर जाके देखें कॉमर्शियल के बाद जो रिटेल सेगमेंट है, जहाँ पे मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस ऑपरेट ओन करती है कंपनी, उसमें आज की डेट में 275 इस क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक का टारगेट है 275 करोड़ का। और 5 साल में 1175 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम कमाना, यानी कि 44% CAGR से ग्रो करना अपना रेंटल इनकम, यानी कि लगभग दोनों कॉमर्शियल और रिटेल मिला के 5000 प्लस करोड़ ईयरली रेंटल इनकम कमाना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। रिकरिंग रेवेन्यू प्रॉफिट है इनका जो आएगा, ये प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। रेजिडेंशियल सेल्स की साइकिल से वोलेटिलिटी थोड़ी कम करता है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये कंपनी बिल्डर से लैंडलॉर्ड की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। इससे इनका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसकी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, सबसे मेन। सेम चीज़
मैनेजमेंट अपनी कॉल में भी बोल रहा है। विद कंप्लीशन ऑफ आवर ऑनगोइंग पाइपलाइन ऑफिस एन्युटी इनकम इज प्रोजेक्टेड टू स्केल अराउंड 4,000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 30 एंड सिमिलरली रिटेल एन्युटी इनकम टू क्रॉस 1175 करोड़ पर ईयर। दोनों मिला के 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक नहीं पहुंचे तो 4.5 तक पहुंचे, 4 तक पहुंचे, 3.5 तक पहुंचे, तो सारे ही नंबर अमेजिंग है आज की डेट से कंपेयर करके। तो कंपनी इतनी फास्ट रेट से ग्रो होने वाली है। अगर मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिस भी करता है तो भी मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा नंबर है। इनके अगर प्रोजेक्ट्स भी देखें सारे जो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और रिटेल में हैं, पीछे की स्लाइड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर रेजिडेंशियल, सबसे पहले रेजिडेंशियल के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं वो सारे दिखाए हैं, सबकी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंप्लीशन डेट दिखाई है, ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 में कौन कौन से कंप्लीट हो रहे हैं, 27 में कौन से कंप्लीट हो रहे हैं, 28, 29, 30 तक का टारगेट है। ये सारे बेंगलुरु के, चेन्नई के, कोची, हैदराबाद, कैलिकट, मंगलुरु, मुंबई, ऊटी, एनसीआर, ये वाला इस क्वार्टर में लॉन्च हुआ है इनका। इसकी कंप्लीशन डेट 31 है। 30 फाइनेंशियल ईयर 33 तक के भी कंपनी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये कंपनी काफी लॉन्ग टर्म बेट के लिए भी अच्छी है। दिस इज द टाइप ऑफ कंपनी वेयर यू कैन डू मंथली शिफ्ट बाय ट्रैकिंग इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ पे कंपनी पूरे अपने मल्टी ईयर पाइपलाइन सब दिखाई है। नेक्स्ट स्लाइड में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, जो लॉन्च नहीं हुए अभी तक। सिंस दीज प्रोजेक्ट्स आर अंडर प्लानिंग स्टेज द एरियाज में वेरी बेस्ड ऑन डिजाइन द सेम विल बी फ्रोजन वंस द अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड। तो ये सारे लॉन्च हो चुके हैं, बन रहे हैं, कस्टमर को भी डिलीवर करना बाकी है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि आने वाले हैं, 31 है ये। उसकी नेक्स्ट स्लाइड में इन सब का जीडीवी दिखाया अपकमिंग का, एक्विजिशन का। उसके आगे जाते हैं कॉमर्शियल में। अगर देखें तो कॉमर्शियल के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां से इनकी रेंटल इनकम आएगी, 8 बेंगलुरु में है, 3 मुंबई में और 1 दिल्ली में। ट्रेड सेंटर डायल एरो सिटी जो कि अभी दिल्ली एयरपोर्ट के पास बन रहा है। मोस्टली फाइनेंशियल 28 तक कंप्लीट हो जाएंगे सारे। उसकी नेक्स्ट स्लाइड में जो अपकमिंग है, जो अभी लॉन्च नहीं हुए, आने वाले हैं, प्लानिंग स्टेज में है, 11 है, मुंबई, चेन्नई, कोची, कोलार, बेंगलुरु, और ये भी 1-2 साल के अंदर फाइनेंशियल 27 तक लॉन्च होने वाले हैं। उसके आगे सेम अगर रिटेल में देखें हम ऑन गोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट, तो 5 कंपनी के मॉल्स ऑन गोइंग स्टेज पे हैं और 9 अपकमिंग है। एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा, हैदराबाद, मुंबई। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर कुछ स्लाइड्स चेक करें पीछे की जाके, तो कंपनी ने अगर डेट लेवल समझे कंपनी की, तो हर एक सेगमेंट में डिफरेंट डेट दिखाया है। सेगमेंट वाइज 48% जो इनके पास डेट है वो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जो सेल्स करके ये जहां से पैसा कमाते हैं, 48% डेट उसके लिए लिया गया है। 17% ऑफिस स्पेसेस जो रेंट पे देंगे उसको बनाने के लिए, 2% रिटेल और हॉस्पिटलिटी के लिए, और रेंटल सिक्योरिटाइजेशन और ऑपरेटिंग हॉस्पिटलिटी के लिए 33% लोन लिया हुआ है। और टोटल जो लोन है वो कितने परसेंटेज पे उठाया है, 9.47% इंटरेस्ट पे उठाया है, जो कि काफी सही रेट है। ये दिखाता है कि लेंडर्स जो इनको लैंड कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इन पे विश्वास है, इसलिए इतने कम रेंट और इंटरेस्ट पे इनको पैसा रेज करके दिया है। और डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी बोल रही है 0.5 है। आज की डेट में नेट डेट 8700 करोड़ है। अगर इनकी बैलेंस शीट पे देखें तो यहाँ 14,000 दिखा रहा है, इसमें से कुछ लीज लाइबिलिटी है, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लगभग 12,000 करोड़ दिखा रहा है, बट कंपनी लगभग 9,000 बोल रही है। तो मे भी हो सकता है ये सितंबर 25 की बैलेंस शीट है, इस क्वार्टर में कुछ लोन इन्होंने पे किया हो, उसकी वजह से नंबर कम हो सकता है। तो ये डेट दिखाता है कि कंपनी का जो लेवरेज है वो ज़्यादा एग्रेसिव जोन में नहीं है। 0.5 एक रियल्टी कंपनी के लिए कंट्रोल्ड जोन में कहूँगा मैं तो है, क्योंकि जब आप कंसिडर करते हो कि कंपनी साइमल्टेनियसली इतने सेगमेंट्स में इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट इनके पाइपलाइन चल रही है, तो डेट के बिना वो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हम बैलेंस शीट को पूरी स्ट्रेच्ड हमें नहीं दिख रही है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिख रही है। और जो ये कॉस्ट ऑफ डेट है ये भी डबल डिजिट में नहीं है, ये भी कम है, 9.47। तो जो बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी होती है उनके केस में डेट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। डेट तो ये लेंगे ही, क्योंकि इस तरीके से हमने देखे कितने इनके प्रोजेक्ट एक्सपेंशन मोड में है और नई नई ये लोग लैंड भी खरीद रहे हैं। अगर देखेंगे हम इनकी कौन कॉल में, तो अगर सर्च करें एक्विजिशन, 9 मंथ्स में इन्होंने 4700 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि इन्होंने 4500 गाइड किया था खर्च करने का, जिसमें से 2700 करोड़ इन्होंने इस क्वार्टर में खर्च किए हैं।
और ये इन्होंने बेसिकली नए लैंड एक्विजिशंस में खर्च किया है हैदराबाद और चेन्नई में बेसिकली। तो ये सब खर्च के लिए इनको डेट लेना ही पड़ता है। तो ये डेट दो धारी तलवार है बेसिकली, बट मुझे तो ये पॉजिटिव लगता है क्योंकि कंपनी का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, और बिना एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अगर कोई हाई डेट लेके ऑपरेट करता है तो कहीं ना कहीं रिस्की लगता है। बट यहाँ पे इन्होंने जो खर्च का नंबर दिखाया वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हो सकता है मैनेजमेंट को डिमांड विजिबिलिटी पे कॉन्फिडेंस हो, तो वो सब मैनेजमेंट का काम है। अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक मेच्योर इन्वेस्टर माइंडसेट लेके काम करना होगा। कंपनी जैसा बोल रही है हमें उस वैसा मान लेना होगा, बट हमें मॉनिटरिंग बाद में करनी है कि मैनेजमेंट ने सही बोला था या नहीं। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म हमें नहीं रखना है, बट ट्रैकिंग करनी है हमें। अपने कॉल में कंपनी ने डेटा सेंटर पे भी बात करी है कि इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है, बट ये सब अभी प्लानिंग स्टेज पे है। मतलब अभी कंपनी की इंटेंशन है ये डाटा सेंटर में ऑपरेट करने की, बेसिकली अभी प्लानिंग जोन में है ये। फिलहाल तो ये हमारे लिए बेसिकली ऑप्शनल अपसाइड होगा। इस बेसिस पे अपनी थीसिस बनाना अभी सही नहीं है। अगर डेटा सेंटर का भी इनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ तो बोनस है, और अगर डिले भी होता है तो कोर बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका फिलहाल के लिए। तो इसको तो क्वार्टरली कौन कॉल पे ट्रैक करना ही सही है, because that's a work in progress. The land will be allocated to us, so we are just waiting for that to be done. Hopefully at the end of this quarter we should have a further update on that. तो ये तो ट्रैकिंग करते रहेंगे। तो बेसिकली प्रेस्टीज एस्टेट्स अभी अपने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन फेस में है। 66,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, और कंपनी अभी मिड कैप कंपनी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल रखती है। कंपनी की बैलेंस शीट में जाके अगर एक चीज देखें, कंपनी के टोटल एसेट्स यानी कि अदर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, CWIP और फिक्स्ड एसेट्स सब मिला के 66,500 करोड़ है लगभग। कंपनी के पास डेट 15,000 है, 14,500। इसको इससे माइनस करते हैं तो लगभग 52,000 करोड़ आएगा, और कंपनी की मार्केट कैप है 66,000, यानी कि लगभग 14,000 ही ज़्यादा है। सेम चीज़ अगर मैं कंपेयर करूं इससे बड़ी लोधा डेवलपर्स से, सेम टोटल एसेट 53,500 माइनस 9,500 डेट को, तो लगभग 44,000 आएगा, और मार्केट कैप है इसकी 1,03,000, यानी कि लगभग इस नंबर से 2.5 गुना ज़्यादा। और DLF को अगर कंपेयर करूं तो बैलेंस शीट 69,000 लगभग माइनस 2,000 के आसपास, तो 67,000, तो डबल से भी ज़्यादा 67,000 के, जबकि प्रेस्टीज स्टेज में डबल से बहुत कम है। 52,000 का डबल 1 लाख होगा, तो उससे काफ़ी कम पे है ये कोई वैल्यूएशन मैट्रिक नहीं है, बस एक सिंपल अप्रोच है चेक करने की कि मार्केट उन दोनों को कितनी वैल्यूएशन दे रहा है और इसको कितनी वैल्यूएशन दे रहा है। बैलेंस शीट के नीचे अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स 2015 में 600 करोड़, 2020 में 900 करोड़ और 2025 में 5,000 करोड़। तो 5-5 साल में कंपनी शेयर होल्डर से पैसा रेज कर रही है। पहले तो छोटा छोटा अमाउंट था, बट मार्च 2025 में 5,000 करोड़ रेज किया है, जो कि QIP से इन्होंने रेज किया था। प्रेस्टीज स्टेट्स QIP, प्रेस्टीज स्टेट्स रेजेज ₹5,000 करोड़ बाय सेलिंग शेयर्स बाय QIP, और ये कब हुआ था? 5 सितंबर 2024 में। तो लगभग 5 सितंबर 24 यहाँ पे इन्होंने 1.5 साल पहले 5,000 करोड़ रेज किए थे, 1.5 साल पहले के आसपास। और कंपनी की फिर से अगर बैलेंस शीट चेक करें तो 5,000 रेज करने के बाद इनके रिजर्व्स 5,000 से ही बढ़ गए लगभग, और डेट भी लगभग सेम ही रही। तो डेट कम नहीं किया इन्होंने, अपने जो एक्सपेंशन फेस में प्रोजेक्ट है उनको फंड करने के लिए उठाया होगा। तो उसके बाद भी कंपनी के कुछ खास रिजर्व्स नहीं बढ़े हैं, और बोरोइंग थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि कंपनी फुली एक्सपेंशन मोड में है। वो हम देख सकते हैं इनके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि ये होम्स अपार्टमेंट सेल करेंगे तो 35,000 से बढ़ते बढ़ते एसेट 52,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन में अगर जाएं तो जब इन्होंने शेयर डाइल्यूट करे उस क्वार्टर में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग घट के 65 से 60% रह गई, FI की 16 से बढ़ के 19 हो गई, DI की 14 से बढ़ के 16 हो गई। तब से अभी तक FI धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग घटाता आया, और वो सारी DI लेता गया। 16 से लेके 21 के आसपास DI ने कर ली। पब्लिक के पास QIP आने के बाद 3.19 था, और अभी घटते घटते 2.37 हो गया। टिकर टेप पे अगर देखें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स होल्डिंग्स में यहाँ पे अगर रिटेल की होल्डिंग देखें तो सितंबर 24 से ही हमारे पास नंबर है
2.38% थी रिटेल की, फिर 2.23, फिर 2.06 और कम, फिर 2.05 और कम, फिर 1.97 और कम, फिर 1.76 अभी लेटेस्ट क्वार्टर में और कम। तो मतलब रिटेलर से लेते जा रहे हैं। जो 2% की कम होल्डिंग थी उसको भी 1.76 रख दिया है अभी। तो सितंबर 24 से अभी तक स्टॉक ना तो ऊपर गया ना नीचे, सिर्फ एक कंसोलिडेशन फेस में है। और इस कंसोलिडेशन फेस में बेसिकली हो क्या रहा है, रिटेलर के पास जो 1-2% की होल्डिंग थी उसको भी बड़े बड़े लोग लेते जा रहे हैं। तो बेसिकली स्टॉक में तो लिक्विडिटी काफ़ी कम है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लगभग 1,71,000 है 1500 के आसपास के प्राइस पे। तो मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक अब कभी भी चलना शुरू कर सकता है। और मेरा इसमें बेसिकली 2x का टारगेट है। और वेरी शॉर्ट टर्म तो लगभग जो इसका ऑल टाइम हाई है 2100 के आसपास का वो है। आने वाले 1-2-3 साल में भी अगर हो जाए तो भी बहुत सही है। बट मैं हमेशा अपने आप को कैप करता हूँ किसी भी एक स्टॉक में 3-4% से ज़्यादा लगाने में, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि बहुत ही अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ लेकिन 3-4% ही लगाओ, और उसके जैसी 20-25 कंपनी आइडेंटिफाई करो, उनमें लगाओ इक्वली, ना कि किसी एक पे बहुत ज़्यादा बुलिश होना। अगर आप देखोगे तो मैं इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बट फिर भी मैं इसमें 3-4% से ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ। बिकॉज नो मैटर हाउ बुलिश आई एम, आई ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ नो मैटर हाउ गुड द स्टॉक इज। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको फिल्टर आउट नहीं किया जा सकता आरओई के बेसिस पे, जो कि इसका बहुत बेकार है। यहाँ पे पीजी रेशियो चेक करोगे तो नेगेटिव में दिखा रहा है। अब पता नहीं क्यों नेगेटिव में यहाँ पे दिखा रहा है। नेगेटिव में दिखा रहा है तो मतलब कंपनी करंट उससे डी ग्रो करने वाली है, बट वैसा तो नहीं है। तो बहुत सारे स्क्रीनर के जो रेशियो हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड हैं तो ये सही पिक्चर नहीं देते हैं। तो इसलिए हमेशा अगर आप कोई फिल्टर लगा के भी स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो तो कोशिश करो कि यू शुड हैव मैनी स्क्रीनर्स टू फिल्टर आउट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। तो इस वीडियो में तो मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।